हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर लेकर के आए हैं जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है। तो परावर्तन और अपवर्तन को समझने से पहले हमें प्रकाश को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्लास होने के बाद आपको प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स होता था वो कभी नहीं होगा। मैं आपके सारे डाउट्स को इस क्लास में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश को ऊर्जा इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रकाश के माध्यम से ही पौधों को भोजन मिलता है, सोलर सिस्टम चलता है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये देखते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश जब पड़ती है तो वो एक सीधी रेखा में जाती है। तो हम ये देखेंगे कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। प्रकाश हमें मिलता है सूरज से, बल्ब से, जुगनू से, और भी ऐसे आर्टिफिशियल कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें प्रकाश मिलता है। बच्चों का ये डाउट होता है कि प्रकाश से चीज़ों को देखा तो जा सकता है, लेकिन हम ये चीज़ों को देखते कैसे हैं। वस्तुओं को देखने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसके वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसे परावर्तन का प्रक्रिया कहते हैं। परावर्तन होता क्या है हम ये समझेंगे। जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्तन कहते हैं। हमारा शरीर तो चमकीला नहीं है, वस्तुओं तो चमकीला नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख कैसे पाते हैं। तो ये समझने के लिए, जब आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, अंधेरे कमरे में जब अचानक प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश सीधे वस्तु पर पड़ती है। वस्तु से पड़ने के बाद कुछ प्रकाश की किरणें बिखर जाती है और कुछ प्रकाश की किरणें आपकी आंखों तक पहुंचती है। यही प्रक्रिया बहुत तेज होती है। इसी प्रक्रिया के वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं और यही प्रक्रिया को परावर्तन का प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ वस्तुओं पे प्रकाश तो पड़ती है लेकिन वो वापस नहीं लौटती, परंतु वो पार हो जाती है। जैसे अगर किसी कांच के स्लैब में प्रकाश का किरण पड़ता है तो वो वापस नहीं लौटता, परंतु वो पार हो जाता है। पानी में प्रकाश की किरण पार हो जाती है। यही प्रक्रिया को हम लोग अपवर्तन का प्रक्रिया कहते हैं। अपवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग किताबी भाषा में किस प्रकार से लिख सकते हैं? अगर हम एग्जाम में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा मुड़ जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये कांच का स्लैब है, यहाँ से प्रकाश आती है, टकराती है, टकराने के बाद ये थोड़ा सा मुड़ जाती है और फिर ये पार हो जाती है। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं आपने कांच का गिलास लिया, गिलास में आपने आधा पानी भरा और ऊपर से आपने एक पेंसिल रख दी। जब आप पेंसिल को रखते हैं तो हम देखते हैं कि पेंसिल पानी में हल्का मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो इससे ये साबित होता है कि अपवर्तन का प्रक्रिया हो रहा है। और जब आप किसी नदी में जाते हैं, मछली को देखते हैं, तो मछली अपेक्षाकृत पानी में जब होती है तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है, लेकिन जब आप उसको बाहर निकालते हो तो वो छोटी दिखाई देने लगती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो अपवर्तन की वजह से ही होती है। मुझे उम्मीद है कि प्रकाश परावर्तन अपवर्तन आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अभी हमारा जो अगला पॉइंट है वो परावर्तन से रिलेटेड है और ये एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे बार बार इस चीज़ में फंस जाते हैं क्योंकि इसको रटने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को ये रटना नहीं है। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये डायग्राम को अपने दिमाग में रख लेना है। यही डायग्राम के हिसाब से आपका जो परावर्तन का नियम है आपका वहीं से बन करके आएगा। इसीलिए आप लोग बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको रट्टा मारने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग कोशिश करते हैं समझने के लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम को। प्रकाश का परावर्तन हम लोगों ने सीखा है कि परावर्तन के लिए, एक अच्छा परावर्तन के लिए हमें एक चिकना सतह की ज़रूरत होती है। तो चिकना सतह हम लोग ले लेते हैं दर्पण या चमकीली सतह, कोई भी आप सतह ले सकते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रकाश टकरा के बिल्कुल वापस जाना चाहिए, ऐसी सतह हम लोग को लेना है। तो दर्पण हम लोग ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग को कोई भी एक ऐसी वस्तु लेना है जो प्रकाश छोड़ती है। जैसे कि आप टॉर्च ले सकते हो, ठीक है। जैसे टॉर्च आप जब यहाँ से लेकर के दर्पण पर टॉर्च करते हो तो वहाँ से एक किरण छोड़ती है जिसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा साधारण शब्दों में, जो भी किरण टॉर्च से लेकर के यहाँ आईने तक या चमकीली सतह तक पहुँच रही है, यानी कि आने की प्रक्रिया, जहाँ जो किरण आने की प्रक्रिया को कर रहा है वो आपतित किरण कहलाती है। जब वो यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद वो इस रास्ते से वापस चला जाता है, यानी कि परावर्तित हो जाती है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण।
ठीक है। जब ये दोनों के बीच एक बड़ा सा कोण बनता है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, यहाँ पे हरा रंग के द्वारा आप लोग को दिखाया गया है, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। ये अभिलंब क्या करता है, इनको दो कोण में बांट रहा है। आप लोग ये लेफ्ट साइड देख रहे हो और ये राइट साइड देख रहे हो। यहाँ पे आई से डिनोट किया गया है, यहाँ पे आर से डिनोट किया गया है। जो कोण आए है वो आपतन कोण है। आपतन कोण क्यों है, क्योंकि आपतित किरण के वजह से यहाँ पे जो कोण बना वो आपतन कोण हो गया। और ये परावर्तित कोण, ये आर जो है ये परावर्तित कोण को दर्शाता है, क्योंकि वो परावर्तित किरण की वजह से बना है। तो यहीं पे आप लोगों को ये डायग्राम 2 से 3 बार आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है। अब 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डायग्राम की वजह से ही जो ये परावर्तन का नियम है यहीं से उठ करके आया है। तो चलिए हम लोग परावर्तन के नियम को पढ़ते हैं और ये डायग्राम के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप जब भी आप परावर्तन के नियम को लिखेंगे तो ये डायग्राम के हिसाब से आप लिखने की भी कोशिश करेंगे। जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप ये देख रहे हैं, ये आपतित किरण है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, आपतन कोण हो गया। यहाँ से टकरा करके वापस गया, ये परावर्तित हो गया, यहाँ पे परावर्तन कोण, यहाँ भी आप लोगों का लिखा हुआ है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों आपके हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और आप देख रहे हो ये तल, इस जगह पे आप देख रहे हो, इस जगह पे आप देख रहे हो कि आपतित किरण, ये है आपतित किरण। तो आपतित किरण की वजह से यहाँ पे एक बिंदु बन गया है, यहाँ पे टकरा रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपतन बिंदु है। उसके बाद यहीं पे आपका सभी ये देख रहे हैं, ये अभिलंब, यहीं पे आपका क्या बन रहा है, अभिलंब बन रहा है। तो अभिलंब, उसके बाद आप यहीं से देख रहे हैं कि यहीं से आपका किरण जो है परावर्तित हो जा रहा है, तो यह है परावर्तित किरण। सभी क्या है, एक ही तल पे हैं। आप ये देख पा रहे हो सभी के सभी क्या है, एक ही तल पे हैं। तो दूसरा नियम आपका यहीं से बन के आ जाता है, आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। तो यही है दो परावर्तन का नियम। इसको आप लोग 2-3 बार आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस करिएगा और लिखने का कोशिश कीजिएगा, तो आपके ये कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी रिफ्लेक्शन को लेकर के कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम अगली वीडियो में उसे ज़रूर कवर करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।